फ़हद का रिप्लाई नहीं आया। तो जी सेंड हो गया मैसेज, उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे, होगा बिजी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है अ पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, एक मिनट, वो कह रहा है पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड कंटेन्स गैस ट्रैप्ड बाय कॉलम ऑफ वाटर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 × 10⁻⁵ pascals, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ 1000। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस, यूज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 की जगह वैसे हम 9.81 यूज़ करते हैं, लेकिन उसने स्पेसिफाई किया हुआ 10 यूज़ करनी, तो हमने भी 10 यूज़ करनी। अब फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास प्रेशर का, P इज़ इक्वल टू रो जी एच, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था। अब इसके लिए हमने क्या कंसिडर करनी है, हमने वर्टिकल हाइट लेनी होती है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने पहले इसका प्रेशर की वैल्यू जो आ रही है ना हमारे पास, वो हम कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1000 है, और जी की वैल्यू 10 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हाइट की 5 आ रही है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे गैस प्रेशर आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बन रही है 50,000 करके कुछ बन रही है। अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर से जो भी हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ रही है ना, वो हमने क्या करनी है, प्लस कर देनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5000 पेस्कल्स। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, जो कि होगी 1 × 10⁻⁵। तो इसको ऐड करके देखो क्या आंसर आता है। ये आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 150,000 पेस्कल्स। 150,000 पेस्कल्स आपके पास सी, ऑप्शन सी के इक्वल टू है। तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बताओ। बच्चों क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा एक मिनट, मैं ना जो ये लेक्चर है मैं जूम पे स्टार्ट करता हूँ, कुछ बच्चों का इशू आ रहा है। एक मिनट, आ गया सब? ओके ठीक है, फाइन। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस MCQ में किस चीज़ की बात हो रही है, वो कह रहा है एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मर्करी इज़ 5 टाइम्स ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम। अच्छा वो कह रहा है जो डेंसिटी है लिक्विड मर्करी की वो 5 टाइम्स ग्रेटर है दैन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? अच्छा, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। सबसे पहले ए पार्ट में वो कह रहा है एल्यूमिनियम एटम्स आर वाइडली स्पेस्ड वाइडली अपार्ट। अच्छा इसमें अगर हम, वो बात किसकी कर रहा है, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। ये वैसे हमारे पास ऐसा कोई इतनी सॉलिड रीजनिंग नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर देना ऑप्शन ए को। बी को देखते हैं, बी में वो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम एटम्स मूव मोर फ्रीली देन मर्करी एटम्स। ये कहीं पर भी नहीं हमें कहा गया। मर्करी के अंदर जो एटम्स होते हैं, मर्करी तो फिर भी हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सी मूवमेंट होती है, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगी। सी के अंदर वो क्या कह रहा है, एटम्स इन अ लिक्विड टेक अप लेस स्पेस दैन एटम्स इन अ सॉलिड। अच्छा ये बात हमारे पास बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। जो एटम्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो वाइडली उनको स्पेस्ड अपार्ट होते हैं, वो फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे, तो उनको ज़्यादा स्पेस लगती है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ऑप्शन डी रहेगी, वही करेक्ट होगी। पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। ऑप्शन डी हमें कहता है मर्करी एटम्स हैव ग्रेटर मैस दैन एल्यूमिनियम एटम्स। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी पॉसिबल रीज़न हो सकती है, क्योंकि हमने बात की थी कि ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम पे। तो अगर मैस किसी भी चीज़ का ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है उसका जो उसकी जो डेंसिटी है वो भी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की रीजनिंग थी, इसलिए ऑप्शन डी होगी। किसी का इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम, क्वेश्चन हो तो पूछो। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें वो क्या कह रहा है, अ 1.2 kg mass is supported by a person's hand and 2 Newton meter as shown. When the person's hand is removed, what is the initial vertical acceleration of the mass? अच्छा इसमें उसने यहाँ पे एक हमें वेट दिया हुआ है यहाँ पर, और ऊपर यहाँ पर भी हमारे पास वेट्स लग रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूटन्स का वेट लग रहा है, तो ये हमारे पास 4 न्यूटन्स का वेक्टर है, और यहाँ पे 3 न्यूटन्स का वेट लग रहा है, तो ये 3 न्यूटन्स का वेट है। अच्छा वो एक्सलरेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, F इज़ इक्वल टू
एम ए, बट हमें रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे कुछ लग रही हैं, उनको हमने देखना है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोर्स लग रही होगी जिसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे फोर्स लग रही है वर्टिकल, जो मेरे पास हो जाएगी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देता हूँ, आसानी होगी। इसको मैं इस तरह करके एक्सटेंड करता हूँ, तो 90 माइनस 37 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 53, और इसी तरह मैं 90 माइनस 53 करूँ तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 37 आ जाता है। मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स रिजॉल्व होते हैं। एक यहाँ पे वर्टिकल वेक्टर बनता है जो कि 3 साइन 37 है, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर बनता है इस डायरेक्शन में जो कि 3 कॉस 37 है। इसी तरह यहाँ पे एक वर्टिकल वेक्टर बनता है जो कि 4 साइन 53 है, और एक इसी तरह यहाँ पे वेक्टर बनता है जो कि 4 कॉस 53 है। तो ये मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स बन रहे हैं। अब इनका क्या करना है, मैंने रिजल्टेंट इनका कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे फोर्सेस बनाई है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत हमें किस लिए नहीं है, बिकॉज अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन में उसने आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसने खुद स्पेसिफाई कर दिया कि आपने वाई डायरेक्शन में आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अगर वाई डायरेक्शन में आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आंसर किस तरह बन जाएगा उसको देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर आप लोग देखो तो आपके पास ये वाला रिजल्टेंट बन रहा होगा। आपने रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे, फोर्स का रिजल्टेंट। तो दो आपके पास अपवर्ड्स फोर्सेस जा रही हैं, उनको 12 न्यूटन से माइनस कर दो। 12 न्यूटन को माइनस 12 न्यूटन क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है उसको बल्कि माइनस ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12 न्यूटन, और ये अपवर्ड जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके साथ आप ऐड कर दो प्लस 4 साइन 53, और ये वाला जो वेक्टर है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन 37, तो यहाँ पर आ जाएगा 37। अब इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर कंफर्म करके बता दो क्या आ रहा है। दिस मस्ट बी इक्वल टू -7 कुछ होना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे -7 आ रहा है। इसको पॉजिटिव 7 बेशक ले लेना, सेम चीज़ होगी, मसला नहीं होगा। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया, रिजल्टेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने प्लग इन करना है फार्मूला के अंदर, F इज़ इक्वल टू ma। तो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है 7, वेट आपके पास था 1.2, और एक्सलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो एक्सलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/1.2, विच मस्ट बी इक्वल टू 5.8, और 5.8 का अगर राउंड ऑफ करो तो वो आपके पास किसके इक्वल टू आ जाता है, डी के इक्वल टू आ जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट हो गई। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है सबको, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट फोर्स निकाली, और वर्टिकल डायरेक्शन में 7 न्यूटन आंसर आ गया, और उसने क्या दिया हुआ था, मैथ्स उसने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ था। तो क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो पूछ ले, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके अंदर माइनस को इग्नोर क्यों किया? अच्छा, इसमें माइनस को हमने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि जब भी हमने रिजल्टेंट निकालना होता है ना, तो हम नॉर्मली करते क्या हैं, हम जो भी हमारे पास बड़ा वाला वेक्टर होता है ना, उससे हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं था बड़ा वाला वेक्टर क्या है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रेटर हमारे पास वेक्टर बन रहा है ना, वो हमारे पास ये वाला बन रहा है। ये जो ऊपर वाले वेक्टर्स का सम आ रहा है ना अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ये हमारे पास ग्रेटर वेक्टर बन रहा है। तो हमने क्या करना था, हमने इनको -12 में से, बल्कि 12 न्यूटन हमारे पास बड़ा वेक्टर बनना था, तो बड़े वेक्टर को के अंदर से हमने सब्ट्रैक्शन करवानी थी। तो हमारे पास होना था बेसिकली 12 माइनस 4 साइन 54 माइनस 3 कॉस 37। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो हम बड़े वेक्टर के अंदर से छोटी चीज़ों को माइनस करवाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑपोजिट चीज़ की, तो यहाँ पे -7 न्यूटन आ गया। अगर इस तरह भी वैसे करना है ना, तो आपके पास उसने यहाँ पे क्या चीज़ कही है, उसने यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द वर्टिकल इनिशियल एक्सलरेशन ऑफ द मास व्हेन द पर्सनस हैंड इज रिमूव्ड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप इसको अगर माइनस से करना है ना, माइनस से भी कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जैसे ही आप ये हैंड रिमूव करोगे तो आपके पास वेट कहाँ पे जाएगा, वेट जारी सी बात है आपके पास वेट नीचे को चला जाएगा। तो अगर नीचे को जा रहा है तो एक्सलरेशन के साथ भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ऑपोजिट साइड पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो अगर टेक्निकल वे से करना चाहो। ठीक है, अब समझ आई। तो इस तरह से हमने ये जो माइनस साइन था वो सब्ट्रैक्ट हो गया था। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर,
The diagram shows an experiment to measure the force exerted on a ball by a horizontal airflow. The ball is suspended by a light string and weighs 0.15 newtons. The deflection of the string from the vertical is 30 degrees. What is the force on the ball from the airflow? अच्छा, अब उसने यहाँ पे एक एंगल पे हमारे पास ये पेंडुलम बना हुआ है, उसका जो वेट है वो उसने प्रोवाइड कर दिया 0.15 न्यूटन है। यहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि 0.15 न्यूटन है। अच्छा, अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो। ये वाली फोर्स हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास किस तरह आएगी, एनी आइडिया? अगर हम इस फैक्टर को अच्छा, एक इसके अंदर तरीका हो सकता है, उसको देखता हूँ मैं। अच्छा, ये मुझे ज़रा कंफर्म करने दो, मैं फिर ये करवाता हूँ ये वाला मेथड। अच्छा, आंसर हमारे पास क्या है, 0.08। अच्छा, ये आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा देख लो। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये जो बॉल है इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, ये तो हमें पता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट एक्ट करता है। अब उसने इसकी वेट की जो वैल्यू वो भी प्रोवाइड की है जो कि 0.15 न्यूटन है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बन रहा है, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अजम्पशन बनाता हूँ कि जो मेरे पास ये वाली यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है ना, इसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक्स फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि एक्स न्यूटन है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर ये मेरे पास एक्स न्यूटन बन रही है तो ये वाला जो वेक्टर है मेरे पास वो बन जाएगा एक्स कॉस 30, और इसी तरह मेरे पास जो ये वाला वेक्टर है वो बन जाएगा एक्स साइन 30 बन जाएगा। अब उसने ना यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया था, कीवर्ड उसने यहाँ पे ये यूज़ किया था, द बॉल इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम में रहना। अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है ना तो वो सस्पेंडेड है। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है, एज सुन एज यू गेट के कोई चीज़ आपके पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है तो वो सस्पेंडेड है। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है आपके पास, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब जैसे ही हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, हमें पता है जो वर्टिकल ऑपोजिट फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के इक्वल टू होगी, इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल टू होंगी। तो मेरे पास एक वर्टिकल फोर्स पता है जो कि वेट है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो W है इट मस्ट बी इक्वल टू ये जो मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल फोर्स ये वाली एक्ट कर रही है, जो कि कौन सी मेरे पास फोर्स है, एक्स कॉस 30 एक्ट कर रही है। अब ये वाली जो फोर्स है ना आपके पास, ये मोस्ट प्रॉबेबली आप लोगों के पास ये अपवर्ड्स एक्ट कर रही होगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे गलत बना दी थी, ये डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। और जो ये वाला आपके पास यहाँ पे एक्स न्यूटन वाली फोर्स आ रही है, ये आपके पास टेंशन वाली फोर्स होगी अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रही होगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि जो वेट है मेरे पास जो कि डाउनवर्ड फोर्स है, इट मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड्स वर्टिकल फोर्स जो कि एक्स कॉस 30 है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वेट की वैल्यू 0.15 है और एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो जो कॉस 30 है उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, 0.15 को करना है डिवाइड कॉस 30 से, तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए √3/10 न्यूटन्स। अब करना क्या था आप लोगों ने ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी वो आपने कैलकुलेट करनी थी, जो कि एयर फोर्स वाली फ्लो है। एयर फोर्स वाला जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो इस ब्लू वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया, जिसकी वैल्यू एक्स साइन 30 है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक्स साइन 30 के अंदर एक्स की वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू प्लेस करोगे जो कि हमने फाइंड कर दी है, क्या थी, √3/10। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास √3/10। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाना चाहिए 0.08
6 करके कुछ, विच मस्ट बी इक्वल टू 0.087, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। तो ये बात क्लियर है सबको? इसमें थोड़ा सा अजान हो रही है, अभी अजान का वेट कर लो, क्वेश्चन को देख भी लो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो बाद में मेरे से पूछ लो। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग का इसमें तो बताओ, कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, या आगे चलें? क्लियर है बच्चों सबको? जी सर। ओके। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फेयरली आसान क्वेश्चन लग रहा है, मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड है। अब वो कह रहा है लॉरी ऑफ मास 20,000 kg हैज़ अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन इट। इट एक्सलरेट्स फ्रॉम 6 to 30 मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम ऑफ 300 सेकेंड। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लॉरी एंड द वैल्यू ऑफ F? चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, mv माइनस u। m की वैल्यू उसने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20,000, और v की वैल्यू आप लोग के पास है 30, और इसकी वैल्यू 6 है। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 30 माइनस 6 इंटू 20,000 विच मस्ट बी इक्वल टू 480,000। तो आपके पास जो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 480,000 आ जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स हम किस तरह फाइंड करते थे? फॉर्मूला होता था फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है कितना आ रहा है? 480,000 आ रहा है, और टाइम आपके पास कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1600 के। तो 1600 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कौन सी यहाँ पे ऑप्शन वैलिड हो रही है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है? अ हेल स्टोन इनिशियली स्टेशनरी एट द बेस ऑफ अ क्लाउड फॉल्स वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ। द डायग्राम शोज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हेल स्टोन एज इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप। अच्छा, सबसे पहले वो स्टेशनरी है, फिर वो क्या कर रहा है? नीचे फॉल कर रहा है। अब वो कह रहा है विच डायग्राम शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेज व्हेन द हेलस्टोन अटेन्स अ टर्मिनल कांस्टेंट स्पीड इन द एयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। जब टर्मिनल स्पीड से क्या मतलब होता है? कांस्टेंट स्पीड। और अगर कांस्टेंट स्पीड हमारे पास आ रही है तो जो ऊपर नीचे की हमारे पास फोर्सेज आ रही हैं वो सेम आ रही है हमारे पास। ये बात हमारे पास क्लियर है। जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड आती है ऊपर नीचे की फोर्सेज क्लियर होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखो वेट आपके पास डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट आपके पास ऊपर एक्ट कर रही है, विस्कोसिटी जो विशस फोर्स है वो भी आपके पास ऊपर एक्ट कर रही है। अच्छा, अब आपने ऐसे दो वेक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी ऊपर नीचे वाली लेंथ इक्वल टू आ रही है। तो अगर ऑप्शन ए यहाँ पर देख लो,
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे विशियस फोर्स की आपके पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऑप्शन ए को हमने यहाँ पे वैसे ही कैंसिल आउट कर देना। ऑप्शन बी अगर देखो तो ऑप्शन बी में वेट आपके पास इतना ज़्यादा आ रहा है नीचे, और ऊपर जो आपके पास वैल्यू आ रही है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपथ्रस्ट की वैल्यू इसने दी है और विशियस फोर्स की वैल्यू दी है। अच्छा, अब जो अपथ्रस्ट होता है ना आपके पास, वो हमेशा आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करी होती है ना, अपवर्ड्स एक्ट करता है हमेशा। और जो आपके पास विशियस फोर्स होती है वो आपके पास जो मोशन होता है उससे ऑपोजिट एक्ट करता है। अब मोशन कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो विशियस फोर्स ऊपर एक्ट करेगी। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो विशियस फोर्स आपके पास आएगी ना वो हमेशा ऊपर एक्ट करेगी। लेकिन जो बी पार्ट है, वैसे बी पार्ट में मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे रख दूँ तो ऑलमोस्ट ये सेम हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। लेकिन ये वाली भी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगी। ये वाली ऑप्शन हमारे पास इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज जो विशियस फोर्स होती है हमारे पास वो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी अगर हम देख लें, ऑप्शन सी में हमारे पास क्या हो रहा है, वेट जो है हमारे पास नीचे एक्ट कर रही है, लेकिन अपथ्रस्ट जो विशियस फोर्स है वो सेम आ रही है, तो ये नहीं हमारे पास हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो इन तीनों के वेक्टर सेम हो जाएंगे, यहाँ पे ये सेम लेंथ हो जाएगा, और जो अपथ्रस्ट है वो कम है, विशियस फोर्स हमारे पास ज़्यादा है, एज इट शुड बी, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। जो अपथ्रस्ट होती है वो कम होती है, विशियस फोर्स उससे ज़्यादा होती है, और जो वेट होती है वो फिर उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर पूरा ये सिनेरियो बन रहा था। व्हेनेवर वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है हमारे पास, तो ये सिनेरियो बनता है, जो विशियस फोर्स जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर विशियस फोर्स होती है, फिर अपथ्रस्ट आता है। तो इसलिए हमने ऑप्शन डी यहाँ पे सिलेक्ट किया। इज़ दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो पूछो। ये बेसिक ज़्यादा ना थोड़ी सी ये याद करने वाली चीज़ें थी, फिंगर टिप्स पे रखने वाली चीज़ें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, स्टेशनरी बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज करेक्ट। ए में वो कह रहे थे ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द विशियस फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास क्या होती है, वेट होती है, तो ये तो गलत बात है, ऊपर भी हमने देख लिया, दे मस्ट नॉट बी इक्वल। बी में वो कह रहे थे ग्रेविटेशन फोर्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट। हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब वो कह रहे हैं सी पार्ट के अंदर द अपथ्रस्ट इज ज़ीरो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट करे, तो अपथ्रस्ट थोड़ा बहुत तो अपथ्रस्ट होगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जो विशियस फोर्स हमारे पास आ रही है वो ज़ीरो है, तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये इसलिए करेक्ट हो रही है बिकॉज विशियस फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है। और यहाँ पे उसने क्या किया, फ्लोटिंग की उसने बात की है, और एक और उसने यहाँ पे बात की स्टेशनरी की बात की। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर रहा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो देयर इज़ नो वे पॉसिबल कि उसके ऊपर एक विशियस फोर्स एक्ट कर पाए। आप ज़मीन आसमान हिला दो, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है देयर इज़ नो विशियस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बात यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास वाटर के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो उसके ऊपर देयर इज़ नो वे कि उसके ऊपर कोई ना कोई विशियस फोर्स लग रही होगी। विशियस फोर्स क्या होती है, ऑपोजिट फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है। तो जब भी कोई चीज़ स्टेशनरी है देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स, देयर इज़ नो विशियस फोर्स। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने एक स्लेज बनाया हुआ है। अब वो कह रहा है उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट करे। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करे जो कि सी है, वेट एक्ट करे डब्ल्यू, और एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है एफ। अब वो कह रहा है विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी स्लेज। यहाँ पे ना उसने एक और चीज़ यहाँ पे दी होगी, हिंट दिया होगा इक्विलिब्रियम का। कोई यहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम का हिंट क्या दिया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी उसकी उसने यहाँ पे बात कर दी, और उसने यहाँ पे तीन फोर्सेज की यहाँ पे बात कर दी है, और उसने यहाँ पे फिर दोबारा इस चीज़ की बात की है, कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आपके पास आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन रहा है। जब भी आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा तब आपके पास ये जो फोर्स आ रही है सर्कुलर मोशन बना रही होना चाहिए। ये हमने ऊपर भी ये कहीं बात की थी। तो जब भी आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, तो आपके पास ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये एक सर्कुलर मोशन बनाएंगे। जोन सा यहाँ पे डायग्राम सर्कुलर मोशन बना रही है वो करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन ए को देख लो तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं बन रहा। ये अगर यहाँ से इसको मैं कंसिडर करूँ, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सर्कुलर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन गलत होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन गलत होगी, ये यहाँ पे जाने की बजाय वापस यहाँ पे चला गया, तो ये इसका सर्कुलर मोशन वाली जो चीज़ है ख़राब होगी। अच्छा, अगर बी में यहाँ पे बात करो तो ये यहाँ से ट्रैवल करता है, इस डब्ल्यू से चलो ट्रैवल करवाते हैं इसको, डब्ल्यू से यहाँ पे जा रहा है सही डायरेक्शन में, फिर एफ़ पे जाता है, लेकिन एफ़ के बाद ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये इसका डायग्राम कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास, ये भी ऑप्शन गलत है।
अगर सी में हम देखें, सी में क्या हो रहा है हमारे पास, हम सक्सेसफुली यहाँ पे जाते हैं, फिर हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, सर्कल यहाँ पे बन रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पर जाते थे, यहाँ पे जाते थे और फिर यहाँ पे निकल जाते थे। इसमें हमारे पास हम यहाँ पे ट्रैवल करते थे, यहाँ पे ट्रैवल करते थे और फिर यहाँ पे ट्रैवल करते थे। और ऑप्शन डी भी अगर हम देख लें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। जो डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो रही है वो सिर्फ सी में कंप्लीट हो रही है, सिर्फ सी में सर्कुलर मोशन बन रहा है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वेरीफाई करिए, तो इसलिए हमने ऑप्शन सी को करेक्ट मान लेना। अब यही वाला इक्विलिब्रियम वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है विच डायग्राम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऊपर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया सर्कुलर मोशन वाला, वही वाला हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, विच बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ऑप्शन ए को बल्कि बाद में देखते हैं, पहले इनको देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने ना इन वेक्टर्स को खुद से अरेंज भी कर सकते हो ऊपर नीचे, इनको इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए। तो अगर ये वाला वेक्टर मैं देखूँ, इसको मैं किस तरह इक्विलिब्रियम में बना सकता हूँ। अगर मैं ये वाला जो मेरे पास वेक्टर है ना, मैं इसको ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ खड़ा, ये वाला मेरे पास वेक्टर यहाँ पर आ गया, और जो मेरे पास ये वाला वेक्टर है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और जो ये वाला वेक्टर है उसको मैं इस तरह यहाँ पे करवा देता हूँ, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम बन गया। ये इस तरह सर्कुलर मोशन क्रिएट हो गया। वेक्टर्स को आप लोग ना सेम प्लेन के अंदर आप लोग मूव भी कर सकते हो। इस वेक्टर को आप पकड़ सकते हो, आप उसको यहाँ पे सेम अलाइनमेंट के साथ प्लेस कर सकते हो, या आप उसको यहाँ पे मूव कर सकते हो, या आप उसको ऊपर मूव कर सकते हो, आप उसको नीचे मूव कर सकते हो। तो ये चीज़ें कर सकते हो। बस आपके पास लिमिटेशन क्या होती है कि वेक्टर को आप रोटेट नहीं कर सकते। वेक्टर को रोटेट नहीं करना है, वेक्टर को चेंज नहीं करना, वेक्टर को इधर उधर आप आराम से कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं होता। इसी तरह सी में देखो, सी में अगर इन वेक्टर को थोड़ा सा अरेंज करो तो इस वाले वेक्टर को आप एज इट इज़ यहाँ पे रख दो, ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और ये थोड़ी सी मैंने डायग्राम छोटी बना दी है, इस वजह से सही नहीं बन रही। इसको आप इस तरह कर लो, ये वाला जो वेक्टर आ रहा है, इसके बाद ये वाला वेक्टर आपके पास नीचे आ जाएगा, और जो ये वाला वेक्टर है ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, तो ये भी सर्कुलर मोशन आपके पास क्रिएट हो गया। इसी तरह इसमें देख लो, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि इस वाले वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है उसको इस तरह कर लो, ये वाला जो वेक्टर है इसको यहाँ पर मूव कर लो, और जो ये वाला वेक्टर है इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये आपके पास यहाँ पे भी मोशन क्रिएट हो गया। तो तीनों में वेरीफाई हो रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन अगर इसको देखो, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप इसको अरेंज कर पाओ। मैं लेट से इसको करता हूँ कोशिश, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया ऊपर, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाली जो मेरे पास आ रही है डायरेक्शन, इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इस तरह एक्सटेंड करता हूँ, और जो मेरे पास ये वाला आ रहा है इसको मैं इस तरह एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास फिर भी वो एक्यूरेट मेरे पास वो वाली डायग्राम नहीं बन रही। तो इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन ए है वो मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली ऑप्शन कंसिडर कर ली। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, टेंशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है अ पिक्चर, ये हमारे पास एक पिक्चर है, अब वो कह रहा है द मास ऑफ द पिक्चर इज़ 4.2 किलोग्राम्स, व्हाट इज़ द टेंशन इन द सपोर्टिंग वायर्स। अब जब भी वायर्स की उसने बात कर ली ना, वायर्स के अंदर हमेशा यहाँ सपोर्टिंग किसी पुली की बात कर ली तो उसके अंदर टेंशन लगेगी, और टेंशन आपके पास दो जगह पर लग सकती है। एक आपके पास आएगी टेंशन की फोर्स ये वाली आ रही है, और एक आपके पास ये वाली आएगी टेंशन की फोर्स। दोनों की टेंशन की फोर्स अब सेम होती है, ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोर्टेड की उसने बात की है। सपोर्टेड का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अपोजिंग जो फोर्सेज होंगी वो सेम होंगी। तो हम मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, और जो वर्टिकल फोर्सेज हैं दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एज वेल। यहाँ पे अब दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट बन सकता है, एक इस डायरेक्शन में बन जाएगा t cos 25, और एक मेरे पास इस डायरेक्शन में बन जाएगा t cos 25। ये तो मेरे पास वैसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेंगे, एक मेरे पास यहाँ पे बनेगा t sin 25, एक मेरे पास यहाँ पे बनेगा t sin 25। ठीक है, अच्छा अब इसका वेट कितना है, 4.2 है। वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है 4.2 किलोग्राम्स का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो इसका वेट है, जो कि मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले वाई डायरेक्शन के लिए कंसिडर करता हूँ। अब इसमें दो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले वाई डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में 4.2 वेट आ रहा है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 9.81 से। दिस मस्ट बी इक्वल टू जो भी वर्टिकल फोर्सेस ऊपर को एक्ट कर रही हैं, जो कि हमारे पास हो जाएंगी 2t sin 25। तो ये मेरे पास नंबर 1 इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मेरे पास क्या बन सकती है, एक्स डायरेक्शन में मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि जो मेरे पास t cos 25 है, और
यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टी कॉस 25 माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका मेरे पास सम किसके इक्वल टू होगा, जीरो के इक्वल टू होगा। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये आपके पास यहाँ पर आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपने करना क्या है, ये दो आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब आपने इस किसी भी इक्वेशन को आपने लेना है, एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन को ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से टी को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे टी को यहाँ पे जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बल्कि इसको दो इक्वेशंस की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, इसमें तो सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, ये इवेंचुअली आपके पास जीरो ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को बेसिकली आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो सिर्फ इस इक्वेशन से आपने काम करना है। इस इक्वेशन से जब आप काम करोगे, टी को सब्जेक्ट बनाओ, तो टी की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 4.2 इंटू 9.81 कर लो, फिर डिवाइड बाई 2 करो, फिर डिवाइड बाई साइन 25 करो। तो जो टेंशन की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू 48.746 न्यूटन्स करके। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 49। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन को हमने इसलिए डिसकंटिन्यू किया बिकॉज टी कॉस 25 माइनस टी कॉस 25 इज इक्वल टू जीरो, और दिस लीड्स अस नोवेयर, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे पास एक आंसर हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, वरना मैं फिर आगे जा रहा हूँ। मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो अगर जहाँ पर भी कोई इशू आए मुझे ज़रूर रोकना। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पे कपल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कपल के क्वेश्चंस हमने देखे नहीं थे इतने, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज 4 फोर्सेस अप्लाई टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्स एंड द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। ये हमने चीज़ें बहुत डेप्थ में की थी, जो इसके लेक्चर के नोट्स हैं ना, उसके अंदर ये सारी पढ़ी हैं। वो अगर नोट्स सही तरह रिवाइज हैं तो ये चीज़ ये हंसी का खेल है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स हमने डिस्क्राइब करनी है, या तो हमारे पास जीरो में आ सकती है या तो नॉन जीरो में आ सकती है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम देखते हैं, जो 30 न्यूटन्स की फोर्सेस हैं वो सिंगल डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 30 न्यूटन्स है वो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो 30 + 30 हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक 45 न्यूटन्स एक्ट कर रहा है, और लेकिन ये जो 45 न्यूटन है कैंसिल आउट हो रहा है इस 45 न्यूटन से, जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -45 आंसर। अब इसको मैं सम करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो नॉन जीरो है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट टॉर्क अगर मैं देखूँ तो इसकी डायरेक्शन पहले देखनी है हमने। अच्छा, सबसे पहले 30 न्यूटन्स को देख लेते हैं। ये वाला जो हमारे पास टॉर्क है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि आप लोगों के पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है, मेरे ख्याल में क्लॉकवाइज बन रही है, राइट, ये क्लॉकवाइज बन रही है। और जो ये वाला 30 न्यूटन है ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा मोशन, जो कि आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्योंकि दोनों की जो फोर्सेस आ रही है वो सेम है, तो जो 30 न्यूटन्स के टॉर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे 45 न्यूटन्स वाले यहाँ पे टॉर्क है, ये वाला कहाँ में प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आप लोगों के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जो ये है ये भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आप लोगों के पास क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये दोनों इस तरह क्या कर रहे हैं, इस तरह रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट टॉर्क आ रहा है वो आप लोगों के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 45 इंटू डी समथिंग। अगर ये आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है डी आ रहा है, तो कपल वाला फार्मूला लगाओ। आपने एक कोई फोर्स पकड़नी है 45 न्यूटन, और उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क भी नॉन जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन जीरो है। ऑप्शन ए करेक्ट होगी। तो ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो पूछ ले दोबारा। सही, जो हमने डी वाला बताया है फिर से बता दें। अच्छा, ये जो डी आ रहा था ना मेरे पास, ये मैंने वैसे ही कंसिडर किया कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो डी के इक्वल टू है। अब जो कपल का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता था कि कपल में हम करते क्या थे कि अगर आपके पास लेट से ये एक बॉल है ना, इसके यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है। बेसिकली अगर आपके पास ये नॉन पैरेलल फोर्स एक्ट कर रही है ना सेम मैग्नीट्यूड की, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और उनके दरमियान कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है एक्स, तो आपने टॉर्क फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला क्या होता है कि टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला यहाँ पे होता है कि आपने एक कोई इनमें से फोर्स सेलेक्ट करनी है, 10 कर लो, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, जो कि एक्स है। तो ये 10x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क ऑफ अ कपल का फार्मूला होता है। कोई सी एक फोर्स पकड़ो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। ये कपल वाला मेथड है टॉर्क फाइंड करने का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास आ जाते हैं यहाँ पे विच पेयर ऑफ द फोर्सेस ओनली एक्ट एज अ कपल ऑन द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने कपल आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए देख लो तो ये तो गलत होगी हमारे पास, क्योंकि
यहाँ पे हमने क्या चीज़ बात की थी कि हमारे पास इस तरह नहीं है एक्ट हो सकती फोर्सेस, बल्कि एक मिनट, ये वाली सही होगी, ये वाली सही होगी, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है हमारे पास। ऑप्शन ए को भी हम रखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी को अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक तो पहली बात तो होगी मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं, नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। और ये हमारे पास हाँ, ये यही हमारे पास रीज़न बन रही है कि ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड्स हमारे पास सेम नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास गलत हो गया। हमें हमारे पास जो भी मैग्नीट्यूड्स आने चाहिए वो ऑपोजिट आने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड में आने चाहिए। तो ऑप्शन सी में भी अगर देख लो मैग्नीट्यूड्स नॉट सेम है, अगर ऑप्शन डी में देख लो मैग्नीट्यूड ज़रूर सेम है लेकिन हमारे पास ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं आ रही यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारे पास नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये अलग चीज़ होगी। अगर ये हमारे पास हो रहा था ना यहाँ पे एफ इस तरह करके आ रहा है तो फिर उस केस में ये चीज़ करेक्ट होगी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे नीचे आ रहा है और ये इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे ख़राब हो गई है, ऑपोजिट जो रूल है वो ख़राब हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकती, ना ही ऑप्शन सी हो सकती, ना ही ऑप्शन बी हो सकती है। रह के जाती है ऑप्शन बी रह जाती है, इसमें दोनों की जो फोर्सेज आ रही हैं वो सेम है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एफ इज़ इक्वल टू एफ है और दोनों आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करें और इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा वो इनका टॉर्क होगा, तो एफ डी इनका यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगी। तो दिस इज़ आवर कपल। तो इज़ दैट क्लियर? सर इसमें ये नहीं देखते कि कौन सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं, वो नहीं देखते हम लोग, वो नहीं हमने देखना, तो हमने बस ये चीज़ देखना है इसकी। यहाँ पे अगर मैं दिखा भी दूँ डेफिनेशन, तो इसमें हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, टू इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कॉल्ड कपल। दोनों जो फोर्सेस है वो इक्वल होनी चाहिए और एंटी पैरेलल होनी चाहिए। एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट होनी चाहिए, बस ये मतलब है उसका। तो इस चीज़ को हमने देखना होता है, क्लॉकवाइज और डायनामिक वाली चीज़ों को हमने नहीं देखना। अच्छा, इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कह रहा है विच डायग्राम शोज अ कपल फॉर्म बाय टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन अ रोड। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, तो देख के पता लग रहा है यहाँ पे फोर्सेस भी इक्वल है और एंटी पैरेलल भी हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट उससे ख़राब कर दी, ये भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल बननी है हमारे पास, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे फोर्सेज ऑपोजिट नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं ना करवाया ना, ये आप लोगों ने अटैम्प्ट भी करने हैं, तो इनको अटैम्प्ट कर लेना। इनके अलावा ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, फिर जो आप लोग के P1s के अंदर रेड स्पॉट के अंदर क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर लेना। अगर वो नहीं है अवेलेबल तो रॉकेट डिवाइस की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर देख लेना और उसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर आप लोग जा सकते हो। अच्छा, इसमें देख लो, ये देखने में थोड़ा सा स्केरी क्वेश्चन लग रहा है बट इट एक्चुअली इजंट स्केरी। इसमें वो कह रहा है इन अ मशीन मैनी कपल्स एक्ट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एज शोन, तो यहाँ पे कपल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिफाई करना है और फिर क्लॉकवाइज का सम निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का, और फिर एंटी क्लॉकवाइज रिजल्टेंट का सम निकालना है और फिर दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर देना है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल से लेके यहाँ तक जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो कितना डिस्टेंस बन रहा है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली जो 25 न्यूटन्स की फोर्स है ना इसको कंसिडर करता हूँ, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में इस तरह घूम रही है और ये वाली डायरेक्शन मेरे पास हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं एंटी क्लॉकवाइज का काउंटर बना लेता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज का काउंटर और ये क्लॉकवाइज का काउंटर आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के काउंटर में सबसे पहले मेरे पास 25 न्यूटन्स आ गया, तो 25 न्यूटन्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा। अब करना किस तरह, कपल का फॉर्मूला होता था, कोई सी एक फोर्स सेलेक्ट करो, 25 मैंने सेलेक्ट कर ली और उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो 12 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस है, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 25 न्यूटन्स का एंटी क्लॉकवाइज कपल आ गया। ये वाली बात क्लियर है सबको, ये जो मैंने अभी यहाँ पे चीज़ की है कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे उसने रेडियस दिया हुआ था सेंटर से लेके इस 25 न्यूटन तक 12 सेंटीमीटर का, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इनके दरमियान कितना होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर इज रेडियस इंटू 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 16 न्यूटन्स की फोर्स,
16 न्यूटन्स की ये हमारे पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर रहा हूँ। और जो 15 न्यूटन्स बन रहा है ये भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है। और इसके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस नोट करूँ तो ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस बनेगा, अच्छा अगर मैं इस साइड से यहाँ पे देखूँ तो सेंटर से लेके यहाँ तक मेरे पास इस सर्कल तक डिस्टेंस कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। अब मैंने इन दोनों 16 न्यूटन फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस 10 बन रहा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि वही वाला डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये 10 इंटू 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 16 न्यूटन वाली फोर्स है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 10 इंटू 20 से, तो इससे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मेरे पास 50 न्यूटन वाली एक और फोर्स आ रही है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो 50 न्यूटन्स के दरमियान उसने फोर्स दी हुई है जो कि आप लोगों के पास बन रही है, ये वाली फोर्स 4 सेंटीमीटर बन रही है। तो ये पूरी फोर्स अगर आप लोगों ने फाइंड करी है तो डायमीटर होगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 4 इंटू 2 बन जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 50 इंटू 4 इंटू 2। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो 30 न्यूटन्स की फोर्स आ रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज फाइनली हमारे पास आ गया। और इनके दरमियान अगर डिस्टेंस देखो तो ये 6.5 उसने डिस्टेंस डिस्क्राइब किया। टोटल इसका इस पूरे सब सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लो तो 6.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो 30 है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6.5 इंटू 2 से, तो ये इसका कपल की वैल्यू आ गई। अच्छा सर 30 एंटी क्लॉकवाइज नहीं है? 30 एंटी क्लॉकवाइज नहीं नहीं, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इस पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लो तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और इसको हमने इस तरह एक्सटेंड कर देना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वे में काम कर रहा है। और इसको भी अगर नीचे से एक्सटेंड करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये इस तरह बेसिकली मूव कर रहा है। देखो ये इस तरह इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो ये आप समझ आइए। 16 न्यूटन के नीचे वाली जो है 30 न्यूटन, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं बन रही है। जो आपने 30 न्यूटन वाली क्लॉकवाइज लिखी है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों? देखो ये वाली जो फोर्स है ना हमारे पास क्लॉकवाइज ही होगी। मैं इसको ऐसा करता हूँ सेपरेटली बना देता हूँ, या कहीं मैं तो नहीं कंफ्यूज कर रहा। चलो मैं इसको सेपरेटली बना के देख लेता हूँ दोबारा। एक हमारे पास ये फोर्स बन रही है 30 न्यूटन की, इसी तरह अलाइनमेंट हो रही है, और फिर यहाँ पे एक 30 न्यूटन की फोर्स बन रही है। अब इसको अगर हमने फाइंड करना है ना तो इसके अंदर सर्कल हम बनाएंगे। अब ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, यहाँ पे वो ऐड करेगा, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास इस तरह का सर्कल बनेगा। इस तरह का सर्कल क्लॉकवाइज ही होता है। और अगर इस पर्सपेक्टिव से भी मैं इसको देख लूँ तो मेरे पास इस तरह का सर्कल बन जाएगा, विच ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज ही होता था। एक बार कंफ्यूज तो नहीं कर रही आप क्लॉकवाइज और ठीक है एंटी ठीक है क्लॉकवाइज? ठीक है चलो। जी जी। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 30 इंटू 6.5 इंटू 2। और अब हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, कोई रहेगी फोर्स? 50 न्यूटन्स भी होगी। अच्छा सभी होगी आई थिंक हमारे पास। 30 न्यूटन्स भी होगी है, 50 भी हो चुकी है, 30 भी हो चुकी है, 16 ठीक है हो चुकी हैं सब। तो अब इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा अब इसका जो सम आएगा टोटल मेरे पास वो सम आ जाएगा, इसको मैं रेड में लिख लेता हूँ। इसका टोटल सम मेरे पास आएगा, आप लोग भी ज़रा कैलकुलेट कर लेना ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। इसका सम मेरे पास आ रहा है 13 सर आ गया सही। 20 न्यूटन्स आ रहा है। अच्छा ठीक है आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। 6.5 इंटू 2 यस सर सही है। 390 न्यूटन्स आ रहा है। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको, या इसको आप माइनस में ले लो या इसको आप माइनस में ले लो, हैं सही आंसर कैसे आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, उसने मीटर्स में डिस्क्राइब किया, तो मीटर्स में हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ डिवाइडेड बाय ये। 100 भी कर। हाँ ये हमारे पास यहाँ पे न्यूटन सेंटीमीटर्स में आ गया, तो इसको पहले वो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो। इसका रिजल्टेंट आप लोगों के पास आ जाएगा 1320 माइनस 390, और इसको अब डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 100 की जगह मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे बस पावर लिख दो सेंटीमीटर की, जो कि आप लोगों के पास होती है 10 - 2 होती है।
तो ये आपके पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा, विच मस्ट बी इक्वल टू 1320 माइनस 390 इंटू 10⁻⁻², 9.3 आंसर आएगा। तो 9.3 न्यूटन मीटर्स इज़ योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा स्केरी क्वेश्चन लग रहा था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन इट वाजंट एक्चुअली दैट कंफ्यूजिंग। तो ये चीज़ सबको क्लियर है? तैयबा, ईमान, हसीब, फ़हद, कंफर्म कर दो एक दफ़ा, फिर यू गाइस कैन गो। डन सर डन। अच्छा जी और सर। अच्छा और बच्चों, आप लोगों जी का जो होमवर्क जो है ना, आप लोगों ने जितनी भी इस फाइल के अंदर क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और इसके साथ साथ एटलीस्ट कितने क्वेश्चन अभी सेकेंड लेते हैं, जितने नहीं कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 क्वेश्चन नहीं किए, 6 क्वेश्चन आप लोग के पास ये वाले हैं, और इसके अलावा नोट कर लो। सर एटलीस्ट 3 करने हैं ना इनमें से। यहाँ के 6 क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा आप लोगों ने करने हैं 10 और कर लेना इसके P1s, ये इसके P1s कर लेना, ठीक हो गया। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करने हैं, आप लोगों ने एटलीस्ट इसके ना 10 P2s भी कर लेना। ठीक है, अब जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो इनको अगर हाफ हाफ भी कर लें तो चलेगा, लेकिन जो कॉलेज नहीं जाते वो एटलीस्ट इन सबको कंप्लीट करें। ठीक है, और अगर आप जा भी रहे हो कॉलेज तो कोशिश कर लेना कंप्लीट कर लो, बेहतरी होगी, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जा सकते हो आप लोग, अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज की एक क्लास रख देंगे। अच्छा रख सकता हूँ, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास कब आ रही है, वेंसडे को आ रही है, वेंसडे को मैं रख सकता हूँ। अच्छा तैयबा, वेंसडे को मैं नेक्स्ट क्लास रख सकता हूँ काइनेमेटिक्स की, तो वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन मेक श्योर करना कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो आप लोग मुझे बिफोर एंड सेंड कर देना, वरना फिर इतना वो यूज़फुल नहीं रहती क्लास। आप लोग के अपने प्रॉब्लम्स होंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव दिस रहेगी। ठीक है, दिस कमिंग वेडनेसडे। हाँ जी, दिस कमिंग वेंसडे, ये जो अभी नेक्स्ट क्लास आ रही है फिजिक्स। ठीक है, उसके मैंने सॉल्व किए थे लेकिन बहुत अजीब से हैं काइनेमेटिक्स के। भेज देना जितने भी अजीब लग रहे हैं ना उसका क्वेश्चन, टेस्ट। ग्रुप में भेजती रहा करो, जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास ग्रुप में बस भेजती रहा करो, ताकि मुझे एक दफ़ा वो चेक रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ताकि वो मैं नेक्स्ट करवा दिया करूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।